केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 JKLH के न्यूज रूम का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 की टीम से खास बातचीत की, मुलाकात की और देश और जम्मू कश्मीर से जुड़े अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ बहुत प्रतिष्ठित मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ PMO में मंत्री और उधमपुर से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, मैं बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 JKLH के न्यूज़ रूम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई देनी है आपको। ये JKLH का सारा सेक्शन जो पहले हैदराबाद में हुआ करता था, अब दिल्ली शिफ्ट हुआ है, तो उसके लिए भी आपको बधाई। बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं ये जानना चाहूँगी 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप कैसे देखते हैं पोस्ट 2019? मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द लास्ट 10 ईयर्स, अगर आप देखें, क्योंकि यही वो लोकसभा का क्षेत्र है जहाँ पर शायद एक ही होगा ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कि जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेजेस हैं और सेंटर ने दिए हुए केंद्र के सहयोग से, केंद्र की राशि से, उधमपुर में, कठुआ में, डोडा में। उधमपुर एक स्वयं अपने में एक ऐसा नगर है कि शायद जम्मू और श्रीनगर के अलावा वेयर यू हैव 3 ऑप्शंस ऑफ ट्रैवल। यू कैन ट्रैवल बाई वंदे भारत, यू कैन ट्रैवल बाई एयर, अब 6-8 महीने में हवाई जहाज़ भी शुरू हो जाएगा, और एक्सप्रेस कॉरिडोर। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि बहुत जल्दी अब उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। और PMGSY की सड़कों को लेकर के पिछले 4-5 सालों में हिंदुस्तान भर के जितने भी ज़िले हैं उनमें से पहले 4, 5 या 3 में शुमार उधमपुर का। बिल्कुल। ऐसे में सर, जम्मू कश्मीर के कुछ मसले हाल ही दिनों में सामने आए हैं। आपने कहा कि बहुत सारे एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उधमपुर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जिसको लेकर स्टूडेंट्स आज सड़कों पर इतना एग्रेसिव उनका आज प्रोटेस्ट देखने को मिला, उस पर आप क्या? मुझे लग रहा है कि वो प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार उसका संज्ञान लेगी, क्योंकि बच्चों की जो भावनाएं उनको तो अकोमोडेट करके ही आगे बढ़ने में ही सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये भी सच है कि मोदी सरकार के ही होते हुए जम्मू में IIM भी आया, जम्मू में IIT भी आया, जम्मू में एम्स भी आया, जम्मू में मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट आया, और जम्मू का CSIR IIM जो शायद पहले इतना ज़्यादा शायद अंडर यूटिलाइज था, जिसे मैं कहूँगा, उसने लेवेंडर और बैंगनी क्रांति जिसे कहते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन के माध्यम से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के नक्शे पर नुमाया तौर पर उभर कर सामने लाया। तो इस खित्ते में जितनी तरक्की हुई है वो भी गुज़श्ता 10-11 सालों में ही हुई है। बिल्कुल। लेकिन सर, फिर भी जो तमाम चीज़ें आपने गिनाई, फिर भी क्या कारण है कि एक जम्मू और कश्मीर के बीच का एक जो सेंटिमेंटल डिवाइड है, जो आजकल जम्मू कश्मीर में इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं, डिक्सन प्लान जैसी चीज़ों का जिक्र हो रहा है। ऐसा है कि वो तो पीछे, क्योंकि 60-70 साल में एक ऐसी मानसिकता, माइंडसेट बन गया, क्योंकि जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उनकी तरफ से जो भेदभाव की राजनीति होती रही, क्षेत्रीय भेदभाव की, केंद्र के जो फंड्स आते थे उनको शायद जम्मू में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो इसलिए एक इस तरह की धारणा हो गई कि जम्मू एक ऐसा क्षेत्र है, और था भी, वो सही भी था, कि जिसके साथ हमेशा भेदभाव भी होता रहा, क्योंकि कश्मीर केंद्रीय सरकारें थी UPA के दौरान। लेकिन अब 10-11 वर्षों के बाद ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट थे जो रोक दिए गए थे, जैसे शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट जो मोदी जी के आने के बाद रिवाइव हुआ है। तो मुझे लगता है कि 40-50 वर्षों की जो माइंड कंडीशनिंग हुई थी उसका ये नतीजा है कि इस तरह की मानसिकता भी बन गई और एक तरह की स्लेविश मेंटेलिटी भी आई, लेकिन अब धीरे धीरे उससे निजात हासिल हो रही है। लेकिन इस बीच डिप्टी CM सुरेंद्र सिंह चौधरी ने महाराजा हरि सिंह को लेकर एक बार फिर से बयान दे दिया है। पहले माफ़ी मांग चुके थे वो इसी तरह के अपने बयानों को लेकर, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया कि राज्य का दर्जा शेख अब्दुल्ला की देन था, ना कि महाराजा हरि सिंह की। खैर, वो महाराजा हरि सिंह के और इनका हालात और थे, लेकिन ये है कि ये भी सच है कि महाराजा हरि सिंह का पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक तौर पर उनका
एहतराम भी किया जाता है, उनकी इज्जत भी की जाती है, ना केवल जम्मू सूबे में बल्कि कश्मीर सूबे में भी। सर, आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक सवाल लेना चाहूँगी। इन स्पेस को लेकर आज लोकसभा में भी चर्चा हुई है। इन स्पेस के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर को एक्सपोजर मिल रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में, उससे भारत को अभी तक कितना लाभ हुआ है सर? नहीं, इन स्पेस एक तरह का नया किस्म का प्रयोग था। ये एक इंटरफेस है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, अ सिंगल विंडो इंटरफेस। यानी अगर किसी ने प्राइवेट सेक्टर में से किसी ने स्पेस में इन्वेस्ट करना है, जैसे हर क्षेत्र में होता है, तो उसे रैंडमली नहीं घूमना पड़ेगा कैसे करना है। तो ये इन स्पेस एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है, वो उसकी कोलैबोरेशन तय करेगा, द नेचर ऑफ कोलैबोरेशन, द थीम ऑफ कोलैबोरेशन, द एंटिटीज़ ऑफ कोलैबोरेटर्स, और ये बड़ा सफल प्रयोग रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी स्पेस इकॉनमी जहाँ मात्र ना के बराबर थी, आज बढ़कर के लगभग 8-9 बिलियन US डॉलर हो गई और बड़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ भी रही है। बिल्कुल सर, आपके मंत्रालय की तरफ से मैं ये चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जाता है, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। जितना मैंने उसके बारे में स्टडी किया, उसका प्रचार, उसका जो प्रमोशन जिस तरह से होना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जैसे युविका जो 9th क्लास के बच्चों के लिए एक एक्सपोजर है, मुझे लगता है कि उसको प्रमोट करने के लिए। नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि आजकल हमारे प्रमोट करने के माध्यम वो होने चाहिए। वी हैव टू रीच आउट टू दीज चिल्ड्रन in the language that they speak, through the medium that they access। तो सोशल मीडिया, छोटी रील्स, वीडियो फिल्म्स, वो हम कर भी रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपके माध्यम से भी ये प्रचार प्रसार होना चाहिए कि सब कुछ वेबसाइट्स और मोबाइल में मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं ना, द आई सी और द माइंड नोज। तो अगर आप बच्चों को ये समझाएं कि सब कुछ आपके मोबाइल हो, आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी एप्टीट्यूड के अनुसार, अपने जो आपका जो रुझान है उसके अनुसार आप ये उसमें से ही खोज सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और किस तरह की स्कीम का लाभ उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, बातचीत की, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए, लोगों से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।